और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर 5 अलग अलग मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है। कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगह मुठभेड़ चल रही थी। ये करीब 12 घंटे बाद 5 आतंकियों की मौत के साथ खत्म हुई है। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने 1 आतंकी को मार गिराया। पुलवामा सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। कमलजीत मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, और क्या अपडेट मिल रहा है इस बड़ी खबर पर? देर रात को 2 बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए। एक चरारे शरीफ में जो कि सेंट्रल बडगाम में पड़ता है, और दूसरा नायरा है जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है, जो कि साउथ कश्मीर में आता है। और दोनों में ही बड़ी कामयाबी मिली है। खासतौर पर पुलवामा की बात करें, जहां पे 4 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से 2 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हैं। इसमें जहीद वानी और वाहिद का नाम है। जहीद खासतौर पे अगर आपको बता दें, आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 में जो 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उन्हें मार्टर किया गया था। उनके अटैक के पीछे जहीद वानी का नाम आ रहा था, तो वो भी आज न्यूट्रलाइज हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वहीद भी है उसमें, और चरारे शरीफ में एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है, वो भी मारा गया है। कुल मिला के 1 पाकिस्तानी मारा गया है, 1 ओवरग्राउंड वर्कर है। तो अभी जो हमें पता चल रहा है कि पिछले 12 घंटे में 5 आतंकी मारे गए हैं। जी, शुक्रिया कमलजीत तमाम अपडेट के लिए। तो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अलग अलग मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर में 5 आतंकी ढेर। बड़ी खबर। पिछड़े वर्ग के वोटर के दम पर 1989 से पहले तक यूपी की राजनीति में ब्राह्मण और मुख्य रूप से ऊंची जाति के लोग सत्तासीन होते थे। मंडल आयोग आने के बाद सियासत बदली। पावर पिछड़े वर्ग के नेताओं के हाथ में आई। ब्राह्मण किंग से किंग मेकर की भूमिका में चला गया। उत्तर प्रदेश को 6 मुख्यमंत्री देने वाला ब्राह्मण समाज का इस बार भी बीजेपी को चुनेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिन्हें साधने के लिए बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। वहीं पार्टी ने 4 सदस्यीय एक कमेटी का ऐलान कर दिया है। दरअसल कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से ये दावा किया जाने लगा कि प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज है। बीएसपी ने तो यहाँ तक कह दिया कि विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे को ब्राह्मण होने की वजह से इंसाफ नहीं मिल पा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी इससे इनकार करते हैं। संतोष शुक्ला की हत्या का भी उठना चाहिए, उस डिप्टी एसपी मिश्रा का भी उठना चाहिए, जिसकी 2 नाबालिग बालिकाएं अनाथ हुई हैं। एक डिप्टी एसपी मारा जाए, वो सही है, लेकिन कौन से आचार दंड संहिता में लिखा है कि अगर पति कोई गुनाह करे तो उसके लिए पत्नी को गिरफ्तार किया जाए? क्या कुछ प्रमाणिक है? तो आप बता दीजिए। ये न्यायालय तय करेगा, न मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे। ये न्यायालय को तय करने दीजिए। पर ये मुद्दा बन रहा है बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलनों में। मेरा ये मानना है उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए, जब आप इसकी बात कर रहे हैं, उन परिवारों से भी पूछा जाना चाहिए जिन परिवारों के निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या वे निर्दोष नहीं थे? उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की निर्मम हत्या थाने के अंदर हुई। डिप्टी एसपी मिश्रा मारा गया था ना, क्या उनका परिवार नहीं है? क्या मिश्रा को आप ब्राह्मण नहीं मानते? क्या शुक्ला को आप ब्राह्मण नहीं मानते? ये जाति का मुद्दा कहां से आ गया इसमें? जैसी करनी वैसी भरनी, न्यायालय उसको तय करे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 14% के बीच है। करीब 115 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। 12 जिले ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं। इनमें गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, इलाहाबाद, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, अमेठी, जौनपुर, देवरिया, बस्ती और बलरामपुर शामिल है। इसलिए अखिलेश यादव लखनऊ में परशुराम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और उनके कार्यकर्ता जय परशुराम के नारे लगाते हैं।
यूपी में ब्राह्मण पहले कांग्रेस के वोटर माने जाते थे, लेकिन राज्य की सियासत में दलित ओबीसी की राजनीति हावी हो गई तो बीजेपी के साथ हो गए। लेकिन 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों का समर्थन हासिल कर सत्ता का स्वाद चखा। इसके बाद ब्राह्मण 2012 में सपा के साथ हो गए। 2017 में इन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। बीजेपी को भरोसा है कि यूपी के मंदिरों के हो रहे कायाकल्प को देखते हुए ब्राह्मण समाज विपक्ष के पाले में नहीं जाएगा। यूपी विधानसभा में 2002 में 41 ब्राह्मण विधायक है, जो 2007 में बढ़कर 56 हो गए। 2012-2017 में 47 विधायक ब्राह्मण चुने गए। 2022 के चुनावों में जब हर दल ब्राह्मण वोटरों को रिझाने में लगा है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण किस पार्टी को चुनते हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा और जेवर में चुनाव प्रचार के दौरान नोटों की बारिश देखने को मिली। नोएडा में सपा के उम्मीदवार सुनील चौधरी के प्रचार के दौरान समर्थकों ने नोट बरसाए, तो दूसरा वीडियो जेवर का है। यहां सपा आरएलडी के दावेदार अवतार सिंह भड़ाना हैं। उनके प्रचार के दौरान भी समर्थकों ने खूब नोट फेंके। कोरोना नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ती। चलिए वतन मेरे यारा, लेके आई है हवाएं ये इशारा, हो लेके आई है हवाएं ये इशारा। प्रयागराज में माघ मेले में हुई धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सरकार से कहा गया कि संवैधानिक बदलाव करके इस पर अमल हो। कुछ संतों ने भी जमकर भड़काऊ बयान दिए। फिर धर्म संसद पर विवाद। अब प्रयागराज में हुई धर्म संसद। गांधी के खिलाफ भी उठी आवाज। भड़काऊ भाषणों की नई किश्त। पहले उत्तराखंड और फिर छत्तीसगढ़ के बाद अब एक और धर्म संसद हुई प्रयागराज में। माघ मेले में ये साधु संत धर्म संसद के लिए जुटे हैं। मंच पर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के साथ दूसरे तमाम संत हैं। पिछली धर्म संसदों से एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रयागराज की धर्म संसद में भारत को सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया और भारत सरकार को आदेश दिया गया कि संवैधानिक रूप से भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। धर्म संसद में 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दूसरा, धर्मांतरण के लिए सख्त कानून बने, फांसी की सजा हो। और तीसरा, यति नरसिम्हानंद और जितेंद्र त्यागी और वसीम रिजवी को रिहा किया जाए। इस धर्म सभा ने धर्मादेश दिया है भारत की सरकार को कि वह तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे और भारत की जनता से यह आग्रह किया है कि 125 करोड़ जो हिंदू जनता है वो हिंदू राष्ट्र भारत दिखे। दूसरा ये कि जो धर्मांतरित करने वाले लोग हैं उनके लिए फांसी की सजा निर्धारित करे, कानून में एक्ट बनाए अलग से। तीसरा, ये जो हमारे 2 धर्मयोद्धा जेल में बंद हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर अगर सरकार रिहा नहीं करती है तो इसके लिए उग्र आंदोलन भी चलाया जा सकता है और इसके लिए सरकारें जिम्मेदार होंगी। धर्म संसद में कुछ संतों के भाषण अतिरेक से भरे थे, जिन पर सवाल उठने लाजमी है। इनको अगर कबूतर की फोड़ दी बिल्ली की आंखें, तो बिल्ली ब्याऊ म्याऊ कर करके आपके पास ही आएगी, फिर खा नहीं सकेगी। ये जो शिकारी बिल्ली है ना, जिहादी बिल्ली, इस बिल्ली को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। और ये जब सबक सीख जाएगी जिहादी नाम की बिल्ली, और ये जब भी सीखेगी इसकी दोनों आंखें फोड़ दोगे। और आंखें क्या है आप समझ लो, एक तो मदरसा और मस्जिद है, यहां से पैदा होता है, और एक मुल्ला और मौलवी है जो गलत रूप से पढ़ाते हैं, जिहादी पैदा करते हैं। धर्म संसद में देश की आजादी के नायकों पर भी बहस उठी। गांधी के योगदान पर भी सवाल उठाए गए। इतना इतिहासकारों ने झूठ और मिथ्या पढ़ाया कि दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो ये पूरे भारत के 554 जिलों में जो शहीद स्मारक बने हैं, क्या झूठ बने हैं? क्या
और अगर ये झूठ नहीं तो ये झूठ पढ़ाया क्यों गया? कोई राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपिता है तो राष्ट्र माता कौन है, ये तो बताओ। प्रयागराज की इस धर्म संसद को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी। इससे माघ मेले में आए कुछ बड़े संत भी दूर रहे। इसके बाद इसका नाम धर्म संसद की जगह संत सम्मेलन कर दिया गया था। प्रयागराज से पंकज के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में बीजेपी जानती है कि दंगा, पलायन और यूपी की सुरक्षा व्यवस्था सपा सरकार की कमजोरी रही है। ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव भी जानते हैं कि बीजेपी से भिड़ने के लिए किसानों के मुद्दे सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसीलिए वो जयंत चौधरी के साथ मिलकर लाल रंग की चुनावी पोटली लेकर मैदान में उतरे हैं। और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। यूपी की राजनीति में बीजेपी अपने मैदान पर अखिलेश को घेरना चाहती है, जिसमें दंगा, जिन्ना, पाकिस्तान और गुंडाराज का मुद्दा। तो वहीं अखिलेश यादव इस लड़ाई को अपने मैदान पर लाना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, किसान और ये लाल रंग है। आपको याद होगा कि लाल टोपी पर कुछ समय पहले पीएम मोदी ने तंज कसा था। इसे यूपी के लिए खतरा बताया गया था और उनका इशारा समाजवादी पार्टी पर था। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। इस मुद्दे पर अखिलेश ने पहले भी कई बार जवाब दिए हैं, लेकिन असली जवाबी वार अखिलेश ने जयंत चौधरी के साथ हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। लाल टोपी में वो हर जगह नजर आते हैं, लेकिन अब वो बात बात में किसानों के नाम पर छठ से लाल पोटली निकाल लेते हैं। कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। दंगा पॉलिटिक्स के जवाब में अखिलेश की पोटली पॉलिटिक्स उनका आज का एजेंडा था। अखिलेश के मुताबिक इस पोटली में अन्न है और उन्होंने अन्न की शपथ ली है। प्रदेश के किसानों को इस तरह से वो ये बताना चाहते थे कि वो उनके असली हितैषी हैं। उनके साथ जयंत चौधरी भी हैं, तो मतलब जाट लैंड में स्थिति मजबूत करने के लिए इससे बेहतर मुद्दा नहीं हो सकता। ये गठबंधन भाईचारे का गठबंधन है। ये गठबंधन हमारे गंगा जमुनी तहजीब को लाने वाला और पुनः उसको आगे बढ़ाने वाला गठबंधन है। हम लोग पीछे मुड़ के नहीं, आगे बढ़कर के काम करना चाहते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछते हैं उन्हें कम से कम याद रखना चाहिए, कहीं भी दुनिया में किसानों को जीभ से नहीं कुचला गया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब है? अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने दंगा और पलायन का मुद्दा उठाकर जन भावनाओं के जख्मों की याद दिलाई, तो अखिलेश ने पोटली दिखाकर किसानों का मुद्दा उठाया।
वैसे भी किसान आंदोलन के बाद किसानों का मुद्दा फिलहाल बीजेपी की कमजोरी बना हुआ है, इसलिए वो इसकी चर्चा नहीं करते। 3 कानून क्यों लाए थे और 3 कानून क्यों हटा दिए? अगर 3 कानून किसानों के हक में थे तो पूरे देश के किसान क्यों आंदोलन कर रहे थे? क्या नहीं कहा किसानों को? आतंकवादी तक कहा, मवाली तक कहा। इसलिए इस क्षेत्र का किसान गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। अगर अखिलेश और जयंत किसानों को अपने साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी किसानों के लिए किए गए कामों को अलग तरीके से पेश कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। मित्रों, ये गन्ना का क्षेत्र है। लगभग 1,48,000 करोड़ का गन्ने का भुगतान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले सालों तक, हमें मालूम है, उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलें थी, 21 बंद करा दी। किसने कराई? ये बसपा ने कराई। बीजेपी के दावों के जवाब में अखिलेश और जयंत अपनी एक विशेष योजना पर चल रहे हैं और किसानों के लिए कुछ खास वायदे किए जा रहे हैं, जैसे 15 दिनों में गन्ने का भुगतान, किसानों का क्रॉप्स फंड, फार्म रिवॉल्विंग फंड, 300 यूनिट बिजली मुफ्त सिंचाई की सुविधा, एमएसपी पर अनाज की खरीद। अखिलेश और जयंत जानते हैं कि बीजेपी से टकराने के लिए किसान और उनसे जुड़े मुद्दे एक बड़ा हथियार हैं। फिलहाल बीजेपी के लिए फास बने 3 कृषि कानूनों से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए जब दंगा, पलायन, जिन्ना और पाकिस्तान के तीरों से अखिलेश को घेरा जाता है, तो अखिलेश किसान और उनसे जुड़े मुद्दों को ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।